नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाएंगे जो बहुमुखी प्रतिभाओं के धनी हैं। जी हाँ, ब्रह्मेंद्र कुमार गुप्ता जी, जो सरकारी अफसर हैं और साथ ही वो विचारक भी हैं और एक लेखक भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ब्रह्मेंद्र जी हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार सूरज जी, और आपका बहुत बहुत आभार। मुझे आपने दूरदर्शन केंद्र पर बुला करके मेरे ऊपर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। जी ब्रह्मेंद्र जी, एक सरकारी अफसर हैं आप और एक लेखक हैं, विचारक भी हैं, जी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। जी। सबसे पहले अगर बात करते हैं, जब सरकारी अफसर बने और उसके बाद लेखक और विचारक, ये जो पूरा सफर था, इसकी शुरुआत कैसे हुई और यहाँ तक कैसे पहुंचे? अ, सूरज जी, मेरा जन्म दतिया जिले के सिहोड़ा तहसील में हुआ, जी। और मैंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है हायर सेकेंडरी स्तर की, वो वहीं से प्राप्त की। इसके बाद मैं साइंस कॉलेज ग्वालियर में पढ़ा और मैंने यहाँ पर एमएससी फिजिक्स में अध्ययन किया, और उसके बाद मैंने एमफिल जीवाजी विश्वविद्यालय से की। हुआ क्या कि मेरे दो साथियों का चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में हो गया, तो फिर मेरे मन में भी बात आई कि मुझे भी एमपीपीएससी की एग्जाम देना है। और उसके बाद मैं 1996 बैच में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में चयनित हुआ, और आज मैं डिप्टी कमिश्नर विकास के पद पर कार्यरत हूँ। जी ब्रह्मेंद्र जी, सबसे खास बात यह है कि आज के युवा, हम देखें, सोशल मीडिया की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। उनका एक जीवन का हिस्सा बन गया है। सुबह की शुरुआत सोशल मीडिया से होती है। फेसबुक, ट्विटर, तमाम तरह के जो प्लेटफॉर्म है, उनसे शुरुआत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आज का युवा हम देखें तो ज्यादातर टाइम स्क्रीन पर बिताता है। क्या वाकई में जीवन को यह प्रभावित करता है? जीवन को ये बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। दरअसल सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है। यदि हम इसका अच्छे तरह से उपयोग करें तो ये बेहतरीन टूल हो सकता है अपने आप को प्रदर्शित करने का, सीखने का और समझाने का। लेकिन जब हम इसका उपयोग 6 से 7 घंटे प्रतिदिन करते हैं, तो आप सोचिए, यदि हम 24 घंटे में 7-8 घंटे सो रहे हैं और 6-7 घंटे यदि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास एक्चुअल में काम करने के लिए बहुत कम समय शेष रहता है। इसके अलावा सोशल मीडिया के कारण हम डिस्ट्रैक्टेड हैं। हमारा फोकस टाइम आज की डेट में 40 सेकंड से भी कम रह गया है। मतलब हम ऐसा हो गया जैसे बंदर जैसी हालत हो गई है हमारी। हम यहाँ कूदते हैं, वहाँ कूदते हैं, पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जिस तरह से बंदर जाता है, उस तरह से हमारी हालत हो गई है। और हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम हमारी जो क्रिएटिविटी है वो प्रभावित हो रही है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रभावित हो रही है। और इसका नुकसान हम लोगों को धीरे धीरे आगे आने वाले समय में बहुत ज्यादा हद तक देखना पड़ेगा। जी, एक लेखक भी हैं, एक विचारक भी हैं, कई सारे आप सेमिनार्स भी लेते हैं। ऐसे में जो युवा आते हैं आपके पास, उनमें अमूमन आप आज के परिदृश्य में हम देखें, वर्तमान परिवेश में हम देखें, किस तरह की समस्या से ग्रसित होते हैं? युवाओं की जो मुख्य समस्या है वो है करियर को लेकर के। जी। दरअसल हुआ क्या है, हमारे यहाँ जो करियर का हम लोग चुनाव करते हैं वो देखा देखी करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जब हम किसी भी बच्चे के जो 10th पास करके 11th में जा रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा सचेत होकर के उसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। मैं कहता हूँ अपने सेमिनार्स में कि बच्चों की हमें एक पर्सनालिटी कुंडली बनाना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है, और मेरा ये मानना है कि बच्चे के अंदर, हर बच्चे के अंदर, यदि दुनिया में 800 करोड़ आदमी हैं, तो हर व्यक्ति का एक नेचुरल टैलेंट है। दरअसल हो क्या रहा है कि जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, समाज के इंटरेक्शन में आते हैं और स्कूलों में जाते हैं, तो हम धीरे धीरे अपना नेचुरल टैलेंट भूलते हुए चले जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि यदि उसकी पर्सनालिटी कुंडली बनाई जाए, छोटे से बच्चे से लेकर के उसको धीरे धीरे जो कुछ भी उसकी आदतें हैं, वो क्या करता है, उसको क्या करना अच्छा लगता है, किन लोगों से मिलना अच्छा लगता है, और वो छोटी छोटी बातें यदि हम एक डायरी के फॉर्म में हर स्कूल में रखें, और फिर हम उसको आ करके जब वो 10th का हम सोचते हैं कि अब इसको साइंस लेना चाहिए या फिजिक्स लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, साइकोलॉजी पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, यदि हम उस बारे में विचार करते हैं,
तो फिर हम उसके बारे में नेचुरल टैलेंट के आधार पर करियर चुन सकते हैं। होता क्या है कि बच्चा पढ़ने में होशियार है, लेकिन उसकी जो समाज के प्रति दायित्व हैं या जो क्रिएटिविटी है वो अलग टाइप की, और हम कह रहे हैं उससे कि नहीं भाई आप तो अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं दो। या बच्चा का जो है बायोलॉजी में बहुत अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर बनना नहीं चाहता, लेकिन उसका दोस्त यदि डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है और बच्चा नीट दे रहा है, तो फिर वो एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, और उस कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही वो अपना नेचुरल टैलेंट धीरे धीरे भूलता हुआ चला जाता है, और पूरी जिंदगी वो परेशान रहता है अपने आप को खोजने में, और वो खोज नहीं पाता है। इसी बात को मैंने अपनी किताब में भी लिया है, जिसको मैंने नाम दिया है शून्य से शिखर की ओर सेकंड हाफ। तो जो युवा है उसको करियर का चुनाव और दोस्ती, यारी और जो रिश्ते हैं उनसे जो परेशानियां हैं उनके बारे में सचेत होकर के विचार करना चाहिए। जी। ऐसे माता-पिता जो अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं जी। और ऐसे में कई सारी विधाएँ हैं जिसमें पारंगत हो सकते हैं आज के बच्चे और अपना भविष्य भी स्वर्णिम बना सकते हैं। जी। उन माता-पिता से क्या कहेंगे जो कहीं न कहीं बच्चों पर प्रेशर डालते हैं, दबाव डालते हैं कि आपके इतने नंबर नहीं आए, आपने टॉप नहीं किया, भविष्य में क्या करोगे? तो कहीं न कहीं आप उन माता-पिता से क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को कम तनाकते हैं? एक समय था जब हम अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना ही समझते थे कि ये जरूरी है, लेकिन आज सैकड़ों हजारों फील्ड्स हैं जिनमें बच्चे अपना करियर चुन सकते हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि वो जो उनका करियर है, जो वो आगे अपनी जिंदगी के लिए चुनना चाह रहे हैं, तो वो उनके टैलेंट से मैच खाता हो। हुआ ये है कि माता-पिता जो बन नहीं पाए, अपने जो स्वप्न थे, उनको साकार करने के लिए बच्चों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे ये हो रहा है कि बच्चों के अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी और तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो ये रहा है कि हम कह रहे हैं कि आप खरगोश को पेड़ पर चढ़ाने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना तो वो पेड़ पर चढ़ पा रहा है और ना वो ज़मीन पर रेंग पा रहा है। हमें ये चाहिए कि हम बच्चे को समझें और उसके हिसाब से ही करियर का चयन करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। हज़ारों विकल्प बच्चों के सामने आज मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस योग्यता में निपुण है बच्चा, जी। उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कहीं न कहीं हम देखें तो अवसाद में चले जाते हैं। लंबे समय तक हाँ। तैयारी करते हैं और कहीं न कहीं संघर्ष भी है इसमें। हुँ। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहेंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, लेकिन लगातार लगे हुए हैं? तो वो कैसे अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और अपने अंदर जुनून पैदा कर सकते हैं? दरअसल जो भी बच्चा मुझे मिला या मेरे को सुन रहा है आपके माध्यम से, मैं ये कहूँगा कि यदि आपके अंदर जुनून नहीं है, यदि आपके अंदर कुछ करने का हौसला नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आप सिविल सेवा की तैयारी मत कीजिए। दरअसल सिविल सेवा एक अलग तरह के व्यक्तित्व की मांग करती है, और आप देखिए लगातार जब आपका चयन हो जाता है सिविल सेवा के माध्यम से, मान लीजिए आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, डिप्टी एसपी बन गए, आईएएस बन गए, कुछ भी बन गए, आपके सामने नित नई चुनौतियां आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि बच्चे के साथ रहिए, क्योंकि होता यह है कि जब भी बच्चा सिविल सेवा की तैयारी शुरू करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहली बार में ही सफल हो जाए। हो सकता है उसको 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मैं अपने खुद के बारे में भी कहूँगा कि मैं मध्य प्रदेश सिविल सेवा में इसीलिए चयनित हो पाया क्योंकि मेरे माता पिता मेरे साथ खड़े हुए थे। यदि वो मेरे साथ खड़े हुए नहीं रहते तो बिल्कुल संभव नहीं था कि मैं इस परीक्षा में चयनित हो पाता। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, छात्रों से भी कहना चाहूँगा कि यदि आपके अंदर धैर्य नहीं है, लगातार यदि आप अध्ययन नहीं कर पाते हैं और यदि परिवार वाले आपके सपोर्ट में नहीं हैं, तो फिर आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां पर्सनल लेवल पर रहेंगी। तो मैं ये कहूँगा कि धैर्यपूर्वक कम से कम 3 वर्ष की प्लानिंग करने के बाद ही आप सिविल सेवा के करियर का चुनाव कीजिए। बिल्कुल, किसी भी परीक्षा की तैयारी में या हम कहें जीवन के किसी भी संघर्ष में यदि माता-पिता और परिवार का साथ होता है, तो उसमें कहीं न कहीं आगे सफलता पाना बिल्कुल। बहुत आसान होता है। तो सबसे खास बात आपसे जानना चाहेंगे कि आपने एक लेखक हैं आप, विचारक भी हैं। आपने एक पुस्तक लिखी है, शून्य से शिखर तक, सेकंड हाफ। ये किस तरह की पुस्तक है? और सेकंड हाफ ही इसका नाम आपने क्यों दिया? दरअसल हम लोगों के जीवन के
दो हिस्से होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी। पहला हिस्सा होता है जिसमें हम अपना जो स्व होता है, सेल्फ होता है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाते हैं। और जैसा कि करियर करियर की बात चल रही है, होता ये है कि हम दूसरों के कहे अनुसार करियर का चुनाव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं और फिर हमें किसी मोड़ पर जाकर के लगता है कि मुझे किसी दूसरे रास्ते पर जाना चाहिए था। जी। तो मैंने उसको सेकंड हाफ कहा है। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो या दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं या महानता की श्रेणी में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि उन्होंने उनकी जिंदगी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा है बहुत सामान्य सा है और दूसरा हिस्सा है जिसमें कि एक कोई चिंगारी आती है उनके जीवन में और वो उनका पूरा जीवन बदल देती है। तो सेकंड हाफ का मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में और उसके बाद आपका फर्स्ट हाफ एकदम से अलग हो गया, निरर्थक सा लगा और सेकंड हाफ में आप सार्थकता की तरफ बढ़े। तो मैंने इस किताब में करीब 200 लोगों की ज़िंदगियों का 200 लोगों की ज़िंदगियों का एनालिसिस किया है और एक पैटर्न को समझा है और फिर मैंने वो प्रोसेस भी इसमें समझाई है कि यदि आप अपनी ज़िंदगी में सेकंड हाफ लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो ये किताब इसी बात पर आधारित है। जी, आपने इस किताब में कई सारे जो हम देखें तो जो मार्गदर्शक हैं, उनके बारे में ज़िक्र किया है। क्या इसके जो हम किरदार की बात करें, क्या वो कल्पनीय हैं या फिर कहीं न कहीं जीवंत हैं? क्या विवेकानंद के बारे में भी आपने लिखा है इसमें? इस किताब में मैंने दोनों तरह के पात्रों को लिया है, भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन से भी हुँ, मैंने चीज़ें उठाई हैं। मैंने भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन को भी उद्धृत किया है, हनुमान जी के जीवन को भी उद्धृत किया है और स्वामी विवेकानंद जी यानी राम हमारे आदर्श जितने भी हैं, वो आपने सभी समाहित कर दिए हैं इस बिल्कुल, किताब के अंदर। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य के रूप में स्वामी विवेकानंद जी किस तरह से उनका सेकंड हाफ शुरू हुआ, वो सब मैंने इसमें वर्णन किया है कि स्वामी विवेकानंद जी अंग्रेजी के एक बेहतरीन छात्र होने के बाद फिर रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने के बाद उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ, वो कहानी भी इस किताब में है। जी, ऐसे में जो लेखक हैं, जो प्राइमरी तौर पर या हम कहें प्राथमिक तौर पर शुरुआत करना चाहते हैं, किसी पुस्तक को लिखना चाहते हैं, किस तरह के विचार उनके अंदर आना चाहिए और कैसे पता चले कि हमारे अंदर भी एक हाँ, लेखक समाहित है और क्या कॉस्टिंग आती है, कितना खर्चा आता है, शुरुआत कैसे करना चाहिए, कितना संघर्ष होता है इसमें? कहते नहीं है वो जवानी जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी कहानी ना ना हो। हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर व्यक्ति के अंदर एक लेखक है। दरअसल हम लोग संकोच करते रहते हैं। मेरा एक मित्र है, मैं उसके बारे में कहना चाहूंगा कि उसने कहा कि मैंने सर 99 कविताएं लिख ली हैं और मैं सोच रहा हूँ 100 कविताएं जब लिख लूंगा तो मैं इसे प्रकाशित करवाऊंगा। तो मैंने उससे कहा भाई तुम अपनी किताब का शीर्षक रखो मेरी 99 कविताएं, उसमें क्या दिक्कत है। तो दरअसल हर व्यक्ति के अंदर एक लेखक होता है, लेकिन वो संकोच के कारण, डर या भय के कारण और कभी कभार कुछ आर्थिक परेशानियों के कारण भी लेखन कार्य में आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि यदि आप लिखते हैं तो प्रतिदिन कुछ समय निकालिए, लिखिएगा और रही बात प्रकाशक की, तो वो थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद मिल जाते हैं। जी। तो आपसे एक सबसे खास सवाल, आज का युवा भारत की शक्ति है और युवा भारत में सबसे ज़्यादा हैं। हाँ, ऐसे में युवा यदि नेतृत्व क्षमता रखते हैं, आगे आना चाहते हैं, तो उनके अंदर किन-किन योग्यताओं का होना ज़रूरी है और यदि ना हो योग्यताएँ, तो उन्हें कैसे अपने अंदर जागृत किया जा सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भारत युवाओं का देश है और हम लोग इस बात पर गर्व कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि यदि हमने युवाओं को ढंग से नहीं संभाला तो ये हमारी लायबिलिटी भी बन जाएगी। आगे जाकर के बहुत सारी समस्याओं का कारण भी हमारे युवा बनेंगे। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो, सबसे पहले तो तय करो कि मुझे ये करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है या मुझे लेखक बनना है, मुझे गायक बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, म्यूजिशियन बनना है। इतने सारे विकल्प मौजूद हैं और सोशल मीडिया का आप इसके लिए इस्तेमाल करने के लिए प्रयास करो। जी, आप अच्छा वक्ता हैं आप, तो आप अपनी क्षमता को निखारिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके अंदर नेचुरल टैलेंट चाहे जितना हो, यदि आप अपने टैलेंट पर काम नहीं करेंगे, तो वो नष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अपने साथ बैठिए।
मी टाइम जिसे हम कहते हैं, अपने साथ बैठ करके विचार कीजिए कि भगवान ने आपके अंदर वो कौन सी योग्यता दी है जिसको निखार करके आप इस दुनिया में अपने अपना भारत का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। और जैसे ही आपको ये अंदाजा लग जाए, इस काम में आपको काफी समय लग सकता है, हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। अपने गुरु को पहचानिए और अपनी जो टैलेंट है उस पर काम कीजिए लगातार। एक दिन जरूर आएगा जब पूरी दुनिया आपका लोहा मानेगी। अच्छा, सबसे खास बात ये है कि आपने कहा संकल्प लेने की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हम्म, और ऐसे में हमारे जो रिश्ते हैं, वो विच्छेद हो रहे हैं। और हम यदि चाहें अपने रिश्तों को प्रगाढ़ बनाना, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आज के युवा में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि वो मोबाइल में लगा रहता है, कहीं न कहीं कमाने में लगा रहता है, पैसे के पीछे भागता है। ऐसे में उसके माता-पिता जो कहीं न कहीं इंतज़ार करते हैं घर पर, कि चाहते हैं कि बेटा हमारे हाँ। साथ बैठे, उन युवाओं से क्या कहेंगे? अपने जो विरासत है उसको कैसे संजो सकते हैं? पूरी दुनिया इस संदर्भ में भारत की ओर देखती है और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से हम मार्गदर्शक की भूमिका में हैं। ओशो कहा करते थे कि मैं ये चाहता हूं कि हर व्यक्ति अरबपति बने, करोड़पति बने, क्योंकि जब वो बहुत ज्यादा पैसा अपनी जिंदगी में कमा लेता है, बहुत ज्यादा शोहरत कमा लेता है, तभी उसको समझ में आता है कि ये चीजें निरर्थक हैं। तो हम लोग संपन्नता के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग पता नहीं किस चीज के लिए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। हमें अपने रिश्तों की वैल्यू समझना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है जो मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में कहता हूं कि हमें सबसे ज्यादा सीखना चाहिए भगवान बुद्ध से, क्योंकि जो अष्टांगिक मार्ग उन्होंने दिखाया है कि हर चीज सम्यक एक संतुलन तक कोई चीज है जिंदगी में तभी वो अच्छी है। संतुलन जैसे ही बिगड़ा तो पता चला कि हम किसी भी काम के नहीं रहे। तो हमें रिश्तों का संतुलन समझना पड़ेगा। माँ बाप से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन माँ बाप ही वो चीज हैं जिनको हम समझ पाते हैं कि ये भगवान की मूर्त है। और बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो हमेशा ही बेहतर होगा। तो रिश्तों की अहमियत, क्योंकि होगा क्या, आप दौड़ते हुए चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, एक मुकाम ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आप सोचेंगे कि आप तो अकेले हैं। तो यदि आपने अपने साथ अपने भाई बांधवों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार को साथ में नहीं लिया, तो आपकी प्रगति किसी काम की नहीं है। और शर्मा जी, मैं बताना चाहूंगा कि मेरी अगली किताब है, उसका मैं जो पूरा दारोमदार है वो इसी बात को लेकर के है कि मैं प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के ऊपर किताब लिख रहा हूं कि जीवन में प्रॉस्पेरिटी की सच्ची परिभाषा क्या है, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और उसका अनुपात किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य को खोते हुए चले जाते हैं और फिर स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए जो हमने पैसा कमाया था उसको पूरा लगा देते हैं। मतलब क्या रहा, पूरी जिंदगी भागे और रिजल्ट तो निल है। जी। कहीं न कहीं हम देखें जैसा आपने कहा कि हम पहले पैसा कमाते हैं और हाँ, फिर स्वास्थ्य पर उसे लगाते हैं बिल्कुल। और फिर स्वास्थ्य जब चला जाता है तो हम हाथ पर हाथ धरे हाँ, बैठे रहते हैं। तो सबसे खास बात ये है कि आज का युवा संपन्नता और सफलता की ओर भाग रहा है। अंधी दौड़ में सभी लोग हाँ। शामिल हो रहे हैं। लेकिन वाक़ई में क्या अध्यात्म के द्वारा युवाओं को एक दिशा देकर और सही दिशा होगी तो दशा भी अच्छी होगी। क्या लगता है कि युवाओं को अध्यात्म की ओर मोड़ना ज़रूरी है? मेरा ऐसा मानना है कि भारत से ज्यादा आध्यात्मिक देश तो दुनिया में कोई नहीं है। बस केवल हमें याद रखना है, हम सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, पूजा करें। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसको मानते रहिएगा। दूसरी बात है, अच्छे कर्म कीजिए। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात ना करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी को हर्ट हो। और तीसरी बात है कि आप ध्यान करना शुरू कीजिए। माइंडफुलनेस जो प्रैक्टिस है उसको कीजिए, क्योंकि यदि जीवन में कुछ बहुत बड़ा आप प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राणायाम और ध्यान के बिना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। स्वामी रामदेव जी का जो प्रयास है भारत को जगाने का, वो अतुलनीय है, अविस्मरणीय है। इतनी सरलता से उन्होंने प्राणायाम को हम लोगों के जीवन में उतार दिया है। बस केवल हमें तो फॉलो करने की जरूरत जी, हमारे अंदर असीमित शक्ति है। है, बिल्कुल। लेकिन आज का युवा भटका हुआ है और ऐसे में उसे दिशा देना ज़रूरी है अध्यात्म के द्वारा। बिल्कुल। लेकिन युवा जब अध्यात्म की ओर जाता है, तो कहता है कि मंदिरों में जाने से, पूजा-पाठ करने से मुझे कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसकी जगह यदि मैं अपने करियर की ओर ध्यान दूँगा, तो शायद मुझे कुछ मिलेगा।
लेकिन अगर हम देखें तो हमारे मंत्रोच्चार भी असर रखते हैं। हाँ। हमारे अंदर जो आत्मशक्ति आती है, वो लड़ने की, संघर्ष में काम करने की, तो उसी से आती है। तो वाक़ई में किस तरह से दिनचर्या होना चाहिए युवाओं की, जो एस्पिरेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की या किसी भी परीक्षा की? दरअसल हमें अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो हमारे विचार हैं। विचार ऊर्जा हैं और ऊर्जा किसी न किसी रूप में जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो नियम है, वो नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित जी, होती रहती है। तो जो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको हमें पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करना चाहिए। हमेशा पढ़ने की आदत डालिए। आप जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़िए। रामचरितमानस से ज़्यादा अच्छा पढ़ने लायक कोई ग्रंथ इस पृथ्वी पर नहीं है। भगवान कृष्ण के जीवन को देखिए, हनुमान जी के जीवन को देखिए, तो जो भी आपका इष्ट है, उसके जीवन से आप प्रेरणा लेने का कोशिश करेंगे। यदि भारत के युवा उनसे प्रेरणा लेने की कोशिश करेंगे, तो उनको अपनी समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। दरअसल जो समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें कुछ बड़ा करने के लिए आती हैं। होता ये है कि हम उन समस्याओं को अपना दुश्मन मान लेते हैं। यदि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के लिए नहीं गए होते, तो वो एक जो साधारण राजा रहे हैं, उस तरह के राजा ही रह गए होते। वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम नहीं कहलाते। यदि भगवान कृष्ण गोकुल जी। से मथुरा नहीं गए होते, तो वो फिर वहीं के वहीं ग्वाले बने रह जाते। यदि हनुमान जी ने बड़े काम नहीं किए होते, तो आज हम उनकी पूजा नहीं कर रहे होते। तो इन लोगों के जीवन से हमें सतत सीखते रहना चाहिए और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी भी युवा को सन्यासी बनना है या नहीं बनना है, ये उसका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आध्यात्मिक रहिए और अपने जीवन में प्रार्थना का महत्व स्वीकार कीजिए। थोड़ा सा वक्त निकालिए, 5 मिनट का समय निकालिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप यदि ध्यान करते हैं, तो जो काम आप पूरे दिन भर में करते थे, वो काम आप 2-3 घंटे में कर लेंगे। आपकी मेमोरी पावर एकदम से शार्प हो जाएगी और आप अपने आप को बहुत ही अच्छा और बहुत ही संतुष्ट महसूस करेंगे। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि आप तो बस संकल्प लीजिए, उसे लिख के रखिए, उसे 24 घंटे अपने पास रखिए, समझिए और उस पर लगातार काम कीजिए और उसी दिशा में धीरे-धीरे जिस तरह से अर्जुन ने मछली की आँख को ध्यान में रख कर के तीर चलाया था, उसी प्रकार से आपके जीवन के सारे तीर उसी दिशा में जाने चाहिए और जब एक ही दिशा में आपकी पूरी एनर्जी लगेगी, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। मैं सारे युवाओं का आह्वान करूँगा। जी। कहते हैं कि यदि आप अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं और बार-बार उसे देखते हैं और आकर्षण का जो नियम होता है वो सच होता है। तो लॉ हुँ। ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा बताएँ, उसको लेकर युवाओं में बड़ी जिज्ञासा रहती है। दरअसल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि हम जो जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी परिस्थितियां बनती हैं, जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, वो उनको हम आकर्षित करते हैं और जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। समान चीज ही समान चीज को आकर्षित करती है। तो यदि हम अपने जीवन में अच्छी घटनाओं की कल्पना करेंगे, अच्छे अवसरों के बारे में सोचेंगे, तो हमारे साथ हमेशा ही अच्छा होगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि आप तो अपने जो लक्ष्य हैं उनको लिखिए। दुनिया में केवल 3% लोग ही लिखित लक्ष्य रखते हैं। तो केवल 3% लोग, मतलब बहुत ही छोटी जी, संख्या जी। है। तो लक्ष्यों को जब आप लिख लेते हैं, जब आप अपने गोल्स को लिख लेते हैं, तो फिर उनका पूरा होने का जो जो एक दायित्व, जो पूरा होने की संभावना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ बहुत ज़्यादा जाती बढ़ है। जाती है और प्रकृति कहीं न कहीं बिल्कुल उसे सहयोग करती है। सहयोग करती है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा गुप्ता जी आपने कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन नियम का पालन करते हैं, हाँ। आकर्षण के नियम का पालन करते हैं, बिल्कुल। तो युवाओं का जो सपना है, वो ज़रूर एक ना एक दिन साकार हो जाएगा। तो आज आपने जो जानकारी दी गुप्ता जी, बेहद जानकारी हमारी कीमती थी, हमारे दर्शकों को भी पसंद आई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल हों, आगे बढ़ें और संघर्ष की जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसमें एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल हों। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवाओं के लिए बेहद कारगर साबित होगी, उनको सफलता भी जल्द हासिल होगी। बहुत-बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।